नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में निजी अस्पतालों ने जमकर चांदी काटी है। मनमाने बिल से कोरोना के मरीजों से वसूली की गई है, लेकिन जब सूबे की शिवराज सरकार ने ऐसे अस्पतालों के खिलाफ शिकंजा कसा तो स्वास्थ्य विभाग ने उन अस्पतालों पर कार्रवाई भी कर दी। दरअसल कोरोना महामारी के दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए नियम के खिलाफ बड़ी संख्या में अस्पताल खोले गए। अकेले भोपाल में ही 100 से ज्यादा नए अस्पतालों का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया गया था। इन अस्पतालों में नियम के मुताबिक ना तो स्टाफ मौजूद थे और ना ही उपकरण। बावजूद इसके इन अस्पतालों ने इलाज के नाम पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें भर्ती किया और उनसे मोटी रकम वसूली गई। स्वास्थ्य विभाग ने निगम के खिलाफ खोले गए अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही राजधानी के 10 निजी अस्पतालों सहित प्रदेश के 60 निजी अस्पतालों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। ऐसे में विभाग ने जिलों के सीएमएचओ 692 निजी अस्पतालों की सूची देकर जांच के आदेश दिए थे। इनमें से 392 निजी अस्पतालों को जांच में कमियां पाई जाने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अस्पतालों का उद्योग चल पड़ा है। ग्वालियर में भी मरीज से ज्यादा ठगी का खेल हावी है। जांच के दौरान अस्पताल में खामियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में आपको ये जानकारी दे कि अस्पताल में खामियां संचालन के लायक नहीं होता, पर चंद रोज बाद वही अस्पताल नए नाम के साथ फिर मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ शुरू कर देता है। निजी अस्पतालों का ये सरकारी सच किसी से छिपा नहीं है। वही इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कोई अनियमितता करेगा उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं ग्वालियर सीएमएचओ का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, जो अनियमितताएं पाई गई थी और उसके संदर्भ में जिनका जवाब प्रस्तुत किया था उससे संतुष्ट न होने के कारण अपन ने उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। और जैसे कि आपको पता है, हमने अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया था, लेकिन वहाँ जो चिकित्सक था उसका मतलब उसके एमसीआई से कोई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। तो उन्होंने जब दोबारा आवेदन लगाया तो इसका हमने नियम अनुसार जो कार्रवाई होनी थी वो हमने करी थी। और इस वक्त हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में ये भोपाल में ये जो लगातार ठगी का खेल चल रहा है, आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और जब उन सबके नाम सामने आ चुके हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति क्यों हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारे साथ इस वक्त जीतू कुशवाहा जो कि पीड़ित हैं वो जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाई दूसरी ओर हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वर जी। सबसे पहले मैं पीड़ित के पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें जीतू जी तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो जीतू से हमारा संपर्क जो है इस वक्त नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए सीधे रुक करते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर भुवनेश्वर जी, आपसे मैं सवाल लेता हूं। सवाल तो मेरा जीतू जी से यहाँ पर यह था कि आखिर क्या लापरवाही देखी जा रही है, लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर इतनी लापरवाही की वजह क्या हो सकती है। एक लालच की वजह से, पैसों की वजह से क्या कोई शख्स, क्या कोई डॉक्टर किसी भी मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? नहीं सचिन जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है और हम पिछले 1.5 साल से लगातार ये बात को उठा रहे हैं हर फ्रंट के ऊपर, हर मोर्चे के ऊपर, कि आखिर ये ऐसा कैसा उपचार सामने आया है जिसके बारे में ना तो कोई दवाई पता थी ना कोई इलाज पता था, फिर भी ये अस्पताल खुले दम दबंगाई से इस सारे उपचार को कर रहे थे, जिसमें मरीज तो अंदर लिया जाता था, फिर उसके साथ क्या हश्र होता था ये कोई देखने वाला नहीं था। उस मरीज के साथ ना कोई अटेंडेंट होता था, ना कोई व्यवस्था होती थी कि मालूम चल सके कि क्या है
और उस मरीज को, जो कई कई तो डायबिटिक के पेशेंट होते थे, उनको दिन दिन में एक एक बार भी खाना नहीं मिलता था और बड़ी मुश्किल स्थिति होती थी। पीपी किट पहनकर कौन वार्ड बॉय, स्वीपर, कौन इलाज कर रहा है, ये भी नहीं पता होता था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मुझे महाकवि नीरज के एक गाने की एक पंक्ति याद आ रही है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब ये गुबार देखा जा रहा है सब तरफ। जब कारवां चल रहा था, सारे अस्पताल लूट मचा रहे थे और खुले दम लूट मचा रहे थे, तब हमारा स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा था, तब हमारे सारे सीएमएचओ क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने ही इजाजतें नहीं बांटी कुकर मुत्तों की तरह अस्पताल खोलने के लिए? जितनी बिल्डिंगें खाली पड़ी थी सब पे अस्पताल का बोर्ड लग गया, एक आदमी वहां पर खड़ा हो गया पीपी किट पहनकर और वहां मरीजों की भर्ती चालू हो गई, आधार कार्ड की लूट चालू हो गई, जांचों की लूट चालू हो गई, दवाइयों की लूट चालू हो गई। मैं खुले दम चैलेंज करता हूं पूरे स्वास्थ्य विभाग को कि ऐसी बंदरबाट हुई है जिसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर डॉक्टरों से लेकर अस्पताल तक सब शामिल हैं और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अंदर खाने में सब लोग एक हैं, सब लोग आपस में मिले हुए हैं। ये बेहद शर्मनाक स्थिति है और हम डॉक्टरों के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आज वो कसाई और लुटेरों की संज्ञा लेके बैठे हुए हैं, ये बेहद शर्मनाक है। बिल्कुल। देखिए भुवनेश्वर जी, आपने जिक्र किया कि कार्रवाई नहीं हो रही है और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं और ये बातें जो आपने अपनी राय रखी, जो आपने बातों का जिक्र किया, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे लापरवाह लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो और आज इसीलिए हमने इससे मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन भुवनेश्वर जी, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन तमाम जो अस्पतालों को संचालित करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी का हाथ है, किसी के संरक्षण में, तभी वो आज आकर उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि जब अस्पतालों को बंद किया जाता है उसके बावजूद भी वापस से उससे रीओपन करके वापस से आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल सचिन जी, हमारे देश में दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बेहद योग्य है, जो बेहद पढ़ा लिखा है, जो बेहद ईमानदार है, सारे शंकाएं, सारे कानून, सारे नियम, सारी विधाएं उसके खिलाफ इर्द गिर्द हो जाती हैं। लेकिन जो अयोग्य है, जो लापरवाह है, जो शासन में भ्रष्ट है, जो व्यवस्था में भ्रष्ट है, जो बेईमानी करने में भ्रष्ट है, माहिर है, जो मेडिकल मैनेजर बना बैठा है। मैं बड़े बड़े अस्पतालों के मालिकों को डॉक्टर नहीं कहता, वो मेडिकल मैनेजर है। उनको मालूम है कि कैसे मैनेज करना है चीजों को, कैसे दवाइयों की शॉर्टेज खड़ी करनी है, कैसे पलंग की शॉर्टेज खड़ी करनी है, कैसे अस्पताल बिस्तर ऑक्सीजन की शॉर्टेज खड़ी करनी है, कैसे जांचों का फर्जीवाड़ा करना है। हमने देखा था कि बहुत तेजी से जब शुरुआत में जांचें हुई थी, तो ये जानते हुए कि ये जांचें गलत हो रही हैं, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ सबने उन रिपोर्ट्स को, उन किट्स को साबित कर दिया था कि ये गलत है, इनसे जांच गलत आ रही है। उसके बावजूद उसके नाम पर पहली वेव और फिर दूसरी वेव का हड़कंप मचाया गया। ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि जिस बीमारी में इलाज ही ज्ञात नहीं था, जिस बीमारी में कोई उपचार नहीं था, जिसके बारे में हम लगातार चेता रहे थे कि कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, पहले दिन से नहीं दी जानी चाहिए। आप याद कीजिए 1.5 साल में वो सब चीजें सतह पर आ गई हैं। एजिथ्रोमाइसिन से लेकर रेमडेसिविर से लेकर सबको नकार दिया गया है। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा है मेडिकल के पुरोधाओं से, शासन में बैठे नीति नियंताओं से, कि आपने ये दवाइयां जब ये इतिहास में उपलब्ध नहीं थी, इनका कोई कारगर उपाय नहीं था, तो आपने इनको लागू कैसे होने दिया? और उसकी वजह से जो मौतें हुई आज उसके लिए जवाबदेह कौन है? ये बहुत स्पष्ट सा सवाल है और मेरा बहुत स्पष्ट सा सवाल है कि इन सब के खिलाफ जिन्होंने इन दवाइयों की वकालत की थी, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का 302A का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। जीतू जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप पीड़ित हैं। मैं चाहूंगा आपसे कि आप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आप बताएं कि आखिर आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन ने आपको धोखे में रखा, आपके साथ धोखाधड़ी की गई। जीतू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जीतू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भुवनेश्वर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े थे। मैं जान पाते कि आखिर उनका कैसा हुआ है, लेकिन अगर वो नहीं बताएंगे तो हमें समझ सकते हैं क्योंकि हमने उन तमाम खबरों को पढ़ा। हम जानते हैं किस तरीके से अगर 1000 रुपए की मेडिसिन है तो उससे कहीं नहीं 9000, 5000, मतलब 3 से 4 गुने दाम में उसे बेचने की पूरी कोशिश की गई है, कालाबाजारी हुई है। लेकिन ऐसे में जब पुलिस कर्मी की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है, सरकार की तरफ से यह आदेश दे दिया गया कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहां वो लूप होल कहां आपको देखने को मिल रहा है भुवनेश्वर जी, जिसकी वजह से ये तमाम अपराधी जो हैं एक हद तक बच जाते हैं? क्योंकि देखिए, अपराध किया है तो आप जेल के पीछे जाएंगे जरूर, लेकिन एक वक्त लग जाता है।
लेकिन उस वक्त के माध्यम से वो बचने की पूरी कोशिश करता है। तो वो लूपहोल क्या हो सकते हैं आपके अनुसार? सचिन जी, जिस देश में मिलावटी दूध की जांच की रिपोर्ट 10-10 साल तक नहीं आती, जिस देश में मिलावट से रिलेटेड नकली इंजेक्शन, नकली दवाइयां बनाने की रिपोर्ट सालों साल नहीं आती है और वो कंपनियां बार बार अपने नाम बदल बदल कर दवाइयां वही बनाती रहती हैं और बेचती रहती हैं, उस देश में ये संभव कर पाना कि जो अस्पताल इलाज कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, मुझे कहीं तक दूर दूर तक नहीं लगता। अगर कार्रवाई करना है तो सबसे पहले शासन में बैठे उन बड़े बड़े अधिकारियों, आईएएस अफसरों, आईपीएस अफसरों के खिलाफ कीजिए, जिन्होंने इसकी फर्जी किट्स का धंधा फैलाया था, जिन्होंने ये फर्जी किट्स खरीद कर दुनिया भर में अपने प्रदेश में बांटी थी और उनके खिलाफ ढेर सारे मरीजों की संख्या इकट्ठी हुई थी। अगर कार्रवाई करना है तो शासन में बैठे उन अधिकारियों के खिलाफ कीजिए जिन्होंने इन अस्पतालों को इजाजत दी थी कोरोना उपचार की। जब कोरोना उपचार में दिख रहा था कि जगह जगह लूट मच रही है, तब कहां बैठे थे हमारे सारे नुमाइंदे? आज जब सब कुछ खत्म हो गया, अस्पताल खाली पड़े हैं, तब आप उनको बंद करने की नाटक कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो बिल्डिंग आज एक्स के नाम पे किराए पे, कल को वाई के नाम पर किराए पे चली जाएगी, परसों जेड के नाम पर किराए पे चली जाएगी। ये चलता रहेगा। जो अस्पताल का मालिक है, जिसने भी इस तरह की हरकत की है, फिर वो चाहे बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज का मेडिकल मैनेजर मालिक हो, जिसको हम कहते हैं कि जिसको सबसे पहले शासन ने लूटने की पूरी खुल्लम इजाजत दी थी और उसने बेधड़ंग लूटा था, पूरा शहर जानता है इस बात को, सारे शहर के लोग जानते हैं इस बात को। सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करके बताइए। सबसे पहले ये देखिए कि उसकी डिग्री रद्द हो और उसको इतनी बुरी सजा मिले कि जिसका पैमाना सबके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप मगरमच्छ को नहीं पकड़ेंगे तो आप छोटी छोटी मक्खियों को, मच्छरों को मारते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आज एक खुला है, कल को 10 खुलेंगे और कल को 50 खुलेंगे। ये चलता रहेगा इस तरह से और जनता लुटती रहेगी, क्योंकि जनता का काम लुटना है। अब बड़े बड़े नेता मंत्री कह जाते हैं कि आपदा है, आपदा में तो जनता को मरना ही होता है, तो कोई क्या कर सकता है? आपदा फंड के नाम पर जितना इन्होंने नाटक मचाया है, जितनी लूट जारी है, और मुझे लगता है कि अगली तीसरी, चौथी, पांचवी लहर जो और बहुत बड़े लेवल पर आने की पूरी संभावना है, सारे आंकड़े बता रहे हैं, वहां मुझे लगता है कि अभी जनता की लुटाई और होना बची है, क्योंकि कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अंकुश नहीं है इन बड़े बड़े मगरमच्छों के ऊपर, तो ये व्यवस्था चलती रहेगी। बिल्कुल। भुवनेश्वर जी, देखिए एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जब सेकेंड फेज में हमने देखा था कि जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, वो अपने आप में किसी भी शख्स को, किसी भी आम जन को परेशान करती थी, हैरान करती थी। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है, देखिए संसाधन की कमी थी, हम ये मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम संसाधनों की, उन तमाम डोजेस की, तमाम ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की अगर हम बात करें तो कालाबाजारी की गई, जिसकी वजह से जो मृत्यु की संख्या हुई वो बढ़ी। तो आपको क्या लगता है, संसाधन की कमी थी लेकिन एक हद तक नहीं भी थी, लेकिन कालाबाजारी की वजह से जो स्थिति थी वो और खराब हुई? सचिन जी, मुझे एक सीधा सा सवाल बताइए, मैं आपसे पूछता हूं और आपके साथ साथ में जो भी हमारी बात सुन रहे हो, अगर मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी सुन रहे हो, या प्रभुराम चौधरी जी सुन रहे हो, तो मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि जो दवा एजिथ्रोमाइसिन या रेमडेसिविर या स्टेरॉइड इस बीमारी में कारगर नहीं थी, वो उपचार प्रोटोकॉल के तौर पे, छपे हुए पर्चों के तौर पे हमने घर घर किट में क्यों पहुंचाए? बहुत स्पष्ट सवाल है मेरा कि क्या हमारे विषय विशेषज्ञों को ये जानकारी नहीं थी कि ये दवाइयां जानलेवा साबित हो सकती हैं? बिल्कुल। आज उसके लिए कौन जवाबदार है? साधन कोई कम नहीं थे। इन मरीजों को खुले में, स्टेडियम में पलंग लगाकर, अच्छा भोजन देकर, विटामिन सी की गोली देकर ठीक किया जा सकता था। सचिन जी, कहीं से कहीं तक कोई साधन कम नहीं थे। आपने सबको लूट के लिए अस्पतालों में भर्ती किया, आपने सबको डरा के भर्ती किया। देखिए, जब डर होता है, जब भय होता है, जब पैनिक होता है कि मुझे पलंग नहीं मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मुझे बिस्तर नहीं मिलेगा, तब एक भय के माहौल में आपके शरीर की ऑक्सीजन, आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से वैसे ही कम होने लगती है और ये स्थितियां बिगड़ती हैं। आपको मैं बार बार सारे चैनल्स पे बता रहा हूं, आपकी भी जानकारी में होगा कि पिछले साल भर में हमारे पास कम से कम 500 पीड़ित परिवार रहे हैं जिनको हमने व्हाट्सएप पर मैनेज किया है, जबकि वो 80 से 85 साल तक के बुजुर्ग भी थे उसमें, और उनकी ऑक्सीजन 70, 75, 80 तक भी गिर रही थी। लेकिन उनको भरोसा दिला के, काउंसलिंग करके, अच्छे भोजन के साथ, खुली हवा के साथ, धूप की रोशनी में हमने उन सबको इस विदा से बाहर निकाला है और सब सुरक्षित रहे हैं। आज किसी को भी
कोरोना की जो ये फर्जी दवाइयां दी गई टॉक्सिक जहरीली, जिसकी वजह से डायबिटीज बनी, जिसकी वजह से गैंग्रीन बना, जिसकी वजह से फंगस बना, हमारे किसी मरीज में नहीं है। अगर मैं अकेला आदमी 500 लोगों को ठीक करके रख सकता हूं, तो क्या पूरे देश का सिस्टम उसको ठीक करके नहीं रख सकता? ठीक है, बिल्कुल भुवनेश्वर जी, ठीक कारण नहीं है, था। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ पीड़ित जो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जीतू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क जो है वो जीतू जी से नहीं हो पा रहा है। भुवनेश्वर जी, देखिए आपने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं तमाम संसाधन की कमी की वजह से भी जो हालात वो दिखे वो अपने आप में हैरान करने वाले थे, परेशान करने वाले थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो बात यहाँ पर होगी कि पहचान की, थर्ड वेव को लेकर भी तमाम तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अभी भी हालात कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केरल में भी लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और थर्ड वेव को भी लेकर WHO ने भी हमें यहाँ पर अलर्ट मोड में रखा हुआ है। उन्होंने बता दिया कि देखिए हम उस बॉर्डर पर खड़े हैं जहां पर थर्ड वेव की दस्तक हो सकती है, तो हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहचान कैसे करें? अगर मेरे बॉडी में कोई डिजीज पाई जाती है या फिर मुझे कोई सिम्टम्स होते हैं, आखिर पहले प्राथमिकता के तौर पर कोई भी शख्स, कोई भी आमजन पहचान कैसे करे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं, इस अस्पताल में जाऊं, तो यहाँ पर मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी? मुझे इतना विश्वास है कि अगर यहाँ पर कुछ संसाधन ऐसे होंगे या फिर डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो मेरा इलाज सही तरीके से कर सकते हैं। देखिए सचिन जी, हम सबको लगातार बार बार ये सावधानियां बता रहे हैं कि पहली बात तो किसी भी वायरल संक्रमण में कोई दवाई काम नहीं करती है शुरू के 5 दिन। जो काम करता है वो आपके शरीर की इम्यूनिटी करती है, और उस इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आपको धूप में व्यायाम करना चाहिए, ताजा पौष्टिक भोजन लेते रहना चाहिए, और अपनी बेसिक सावधानियों पे, हाइजीन के ऊपर काम करना चाहिए। ये बहुत बुनियादी सी बात है जो हम लगातार सबसे बात कर रहे हैं कि शुरू के 5 दिन बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए। आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, बॉडी एक हो सकता है, ये सामान्य वायरल लक्षण है, और इन वायरल लक्षणों के साथ बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बुखार 5वें दिन तक भी 100-101 के ऊपर बना रहता है, तब आपको किसी तरह के उपचार की जरूरत होगी। और बहुत बुनियादी से इसकी जांचें हैं जो आपके पास में रहने वाला कोई भी फैमिली डॉक्टर आपको बता सकता है। आपको भीड़ में, अस्पतालों में नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो संक्रमण के केंद्र हैं, वहां से आपको संक्रमण नहीं होगा तो भी मिल सकता है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शुरू से आप ध्यान कीजिएगा, हमने कहा था कि सब लोगों का एक रैंडम हमको सीरो टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हमको उनके अंदर बनने वाली एंटीबॉडी का टाइटर मालूम चलता रहे। और ये काम नहीं हो रहा था, जो काम 1.5 साल बाद अब जाके हुआ है। और आप याद कीजिए, सारी खबरें आज ये बात कर रही हैं जो हमने साल भर पहले कहा था कि 1 साल के अंतर में हमको करीब 50 से 60% लोगों में एंटीबॉडी मिलेंगे अगर हम रैंडम सीरो टेस्ट करें तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आपने तमाम बातों का जिक्र किया हमारे सामने, और हम ये समझ सकते हैं किस तरीके से बहुत ही जरूरी है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि थर्ड वेव आने वाला है, और ऐसे में ऐसे अस्पतालों से बचें जो आपको लूटने की पूरी कोशिश करते हैं। ब्रिक्स जाने से पहले रुक करते एक बड़ी खबर का, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, भोपाल से मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान आया सामने। जी हां, ये बड़ी खबर, नर्सिंग होम और अस्पताल पर कार्रवाई पर बोले हैं विश्वास सारंग। किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं